फारूक सर सामने देखो एक बार सामने देखने लगा। सामने आ जा रहे। देखिए, मैंने कहा है कि वो सरकार और खजाना जो है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। वो बेचकर अडानी अंबानी को डाल रहे थे, लोगों का जेब काट रहे हैं ना। आम लोगों का जेब काटने वाली जेब कतरी सरकार है, आम लोगों का जेब काट रही है, लेकिन खजाना अडानी अंबानी का बढ़ा रही है। इन 10-7 सालों में अगर आप निकालोगे तो बाकी की पब्लिक इंडस्ट्री में भी जो ये अडानी अंबानी के करीबी 4-6 कंपनियां हैं, ये हमेशा प्रॉफिट में, जबकि दुनिया की दूसरी कंपनी जो है दुनिया भर में भी कंपनियां नुकसान में जा रही है। तो क्या वजह है कि ये कंपनियां हजारों गुना मुनाफे की तरफ जा रही है? तो आम आवाम का जेब काटकर उनका खजाना भरने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार अडानी अंबानी की दलाल बनने का काम कर रही है, एजेंट बनने का काम कर रही है। इसलिए इस सरकार को बदलना पड़ेगा। सरकार को बदलना है तो खाली लोकसभा की वोटिंग पे नहीं बदलेगी, आपको निचली चुनाव से लेकर, जैसे आपने देखा कि ग्राम पंचायत के अंदर हजारों सीटें ग्राम पंचायत की 4000 के करीब सीटें वंचित ने जीती। क्यों जीती है? क्योंकि अब लोगों को दूसरी पार्टियों का भरोसा उठ गया, इसलिए वंचित को दिए। ऐसा ही हमको नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगर पालिका से अगर हम बदलाव की राजनीति शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले चुनाव में परिवर्तन होगा और एक नया विकल्प देश के सामने आएगा। सर, एक आखिरी सवाल है सर कि हर पार्टी विकास के मुद्दे पर ही इलेक्शन लड़ना चाहती है, महंगाई के मुद्दे पर क्यों नहीं लड़ना चाहती? नहीं, देखिए, अभी हमने तो कहा है कि जो लोगों को सताने वाले मसले होते हैं, समस्या होते हैं, वो आधार होता है। आज जैसे मैंने कहा औरंगाबाद में राजनीति जो हो रही है, आप कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे होती है, लेकिन मुझे लगता है कि शहर के नाम को लेकर राजनीति हो रही है। यहाँ पे संभाजी नगर होगा कि औरंगाबाद होगा? मैं पूछना चाहता हूँ इन पार्टियों से। खासदार और आमदार का इलेक्शन नहीं, कोई भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। पुलवामा का जो एक हमला सरकार की मदद से कराया गया था और आज उसका राज अर्नब की चैटिंग से खुल चुका है। अर्नब की चैटिंग से राज खुल चुका है। सरकार ने अपने को चुनकर आने के लिए, अगर विकास का मुद्दा होता तो हमारे सैनिकों के, सिपाहियों के बलिदान, वहाँ पे शहादतें इन्होंने ले लिए, उनकी हत्याएं कराकर राजनीति की गई है लोकसभा की। तो मुझे लगता है कि विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रहे, अस्मिता के मुद्दे पे होते हैं, झूठे प्रचार प्रोपेगेंडा के दम पे होते हैं। इसलिए हमने वो मुद्दों को हवा नहीं देते हुए हमने विकास के मुद्दे लेकर कहा है कि आप चुनाव चाहे नगर पालिका का होगा, मनपा का होगा, विधानसभा का होगा या लोकसभा का होगा, लोगों के मसलों के ऊपर और वंचितों को इंसाफ दिलाने के मुद्दों के ऊपर ही यहाँ से आगे की राजनीति चलेगी। सर, किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या भूमिका है? किसान आंदोलन ये किसानों की बुलंद आवाज है और ये सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाती है। लोगों की ये गलत फहमी थी, लोगों की ये गलत धारणा थी कि ये सरकार खाली मुसलमानों को दबाने आई है। ये गलत फहमी से अब लोगों ने दूर आना चाहिए, मुसलमानों को नहीं। इसने यहाँ के बड़े बड़े व्यापारियों को दबा दिया। नोटबंदी करने के बाद में मुसलमानों को दबाया क्या? नोटबंदी का सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिमेतर समाज को हुआ है। जीएसटी लाने का सबसे बड़ा नुकसान बड़े बड़े व्यापारियों के हुआ। कितने मुसलमान होंगे हीरे डायमंड के और करोड़ों के टर्नओवर वाले? तो फिर इनको नुकसान किसको हुआ है? इसी तरह हर निर्णय जो सरकार ले रही है वो मूठ भर अडानी अंबानी जैसे सरमायादारों का, भांडवलदारों का, कॉर्पोरेट का फायदा करने के निर्णय ले रही है। ये अब लोगों को समझना चाहिए। इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला चाहे हमारा पिछड़ा समाज भी हुआ तो फिर वो नक्सलवादी होता है, मुसलमान आवाज उठाए तो आतंकवादी होता है, और किसान अगर आवाज उठाए तो खालिस्तानी होता है। यानी कोई भी आवाज उठाएगा तो उनको भी वो देशद्रोही साबित करने का ये जो एक हिटलर का पैटर्न चला रहे हैं, तो वो हिटलर का पैटर्न चलाने का काम ये मोदी कर रहे हैं। लेकिन ये हिटलर वो उधर भी ढंग का क्वालिफिकेशन पूरा नहीं है। मुझे लगता है कि ये चिटलर है, ये चीट कर रहे हैं जनता के साथ में। तो ये हिटलर भी नहीं, ये चिटलर है। प्रतिगामी शक्ती, धर्मांध शक्ती हे ध्रुवीकरणाचं राजकारण करून सर्व बहुजन वर्गातले जितके घटक आहेत त्यांना सत्तेपासून, राजकारणापासून वंचित ठेवण्याचं काम करत आहे। याच्या विरोधामध्ये श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर एकमेव असे नेते आहेत जे कोणत्या ईडी बीडीला न भीता सक्षमपणे या सगळ्या प्रवृत्तींशी लढत आहे। आणि याच लढाईचा हा भाग आहे की येणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही निवडणुकीमध्ये वंचितांना सत्तेमध्ये आणण्याचं मान्य बाळासाहेबांचे जे स्वप्न आहे, ध्येय आहे, त्याच्या पूर्ततेसाठी औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणूक जी आता संभाव्य आहे, त्या निवडणुकीमध्ये मोठ्या ताकदीनं वंचित बहुजन आघाडी उतरलेली आहे। इथली सत्ता पालट करण्याचं ध्येय आम्ही ठेवलेलं आहे।
जे तथाकथित पुरोगामी आहेत आणि जे धर्मांध आहेत एकमेकांशी संगनमत करून यांनी या 30 वर्षामध्ये औरंगाबादकरांना साधं शुद्ध पाणी पिण्यापासून वंचित ठेवलेलं आहे आणि इथं आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर आमचं येणारी निवडणुका लढवून इथं सत्ता पालट करण्याचं एक ध्येय आम्ही ठेवलेलं आहे आणि त्याला पूर्णत्वास नेण्याकरिता वंचित घटकातले जेवढे पॉवर सेंटर आहेत जेवढे शक्तिशाली लोक आहेत ते सगळे एकजूट होत आहेत याचाच प्रतीक की आज बहुजन क्रांती दलचे संस्थापक अध्यक्ष माजी विरोधी पक्ष नेता आणि 3दा सलग त्यांच्या परिवाराला औरंगाबादकरांनी नगरसेवक म्हणून जबाबदारी दिलेली आहे त्यांनी हॅट्रिक केलेली आहे तर यापुढं हा प्रवास महानगरपालिकेमध्ये निवडणुकीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीला सत्तेत बसवण्यासाठी याला एक मान्य बाळासाहेबांचे सैनिक म्हणून साथ देण्यासाठी माननीय मिलिंद दाभाडेजी हे वंचित बहुजन आघाडीमध्ये आज प्रवेश करत आहेत येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये वंचितांची सत्ता आणण्यासाठी त्यांच्या शक्तीचं त्यांच्या संघटनेचं त्यांच्या कौशल्याचं त्यांच्या चारित्र्याचं त्यांच्या प्रभावाचं नक्कीच वंचित बहुजन आघाडीला फायदा होणार इस औचित्य पे आज की ये पत्रकार परिषद रखी गई है शुरुआत में ही मैं अपने साथियों का आपको परिचय करा के देता हूँ औरंगाबाद महानगर पालिका के ये मेरे सहकारी हैं निरीक्षक है वंचित बहुजन आघाड़ी ने 3 निरीक्षक दिए हैं जिनमें मैं एक हूँ संतोष सूर्यवंशी जी है रामानंद सोनटक्के जी है और महाराष्ट्र के जो राज्य प्रवक्ता हैं गोविंद दड़वी जी और सिद्धार्थ मोकड़े जी दोनों भी जिलाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है प्रभाकर बकले जी भी हैं और योगेश बन जी भी हैं और हमारे पार्टी के शहर के उपाध्यक्ष कृष्णा बनकर जी हैं और जो हाल ही में एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हुए हैं BRSP के पूर्व प्रदेश महासचिव वाकेकर जी भी हैं और अन्य पदाधिकारी हैं समद भाई हैं जिला कमेटी के मेंबर हैं और शहराध्यक्ष अपेक्षित 2021 औरंगाबाद महानगर की ये चुनाव होने जा रहे हैं मराठी बोलायचं की हिंदी धर्मांता का और पोलराइजेशन का माहौल बना रही है वो शिवसेना को कांग्रेस ने ही अभी जिंदा रखा है ना कांग्रेस और राष्ट्रवादी के वेंटिलेटर पे शिवसेना बची हुई है तो उसको पुरोगामी आप मानते हो क्या सर जी मिलिंद दाभाड़े जी को शुभकामनाएं देते हैं जो भी लक्ष्य लेकर वो वंचित बहुजन आघाड़ी में आ रहे हैं वंचितों की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनको इस लक्ष्य के अंदर पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी और उस लक्ष्य में उनको सफलता मिले ये भी शुभकामनाएं हम उनके प्रति करते हैं कोई सवाल ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं हमने कहा है आपको कि हम तो पूरे 115 वार्ड में उम्मीदवार खड़ा करना चाह रहे हैं देखिए आंदोलन फायदे नुकसान के लिए नहीं होता है हमने ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी निभाई है जो पार्टियों ने 70 साल से हमारे समाज का वोट लिया है लेकिन हमारे समाज के चरित्र को उभारने का काम नहीं किया इस आंदोलन के पीछे की भूमिका ये है कि यहाँ का जो मुसलमान है जिसके सीए के आंदोलन में जो सिख किसान पंजाब का शामिल हुआ है आज वो लड़ रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं ये संदेश देने के लिए हमने किया है ये हमारे सामाजिक चरित्र के लिए हमने किया है हमारे सामाजिक किरदार को बताने के लिए क्या है कि किसी पे भी जुल्म होगा तो इस मुल्क का इस महाराष्ट्र का मुसलमान उस मजलूम के साथ उस शोषित पीड़ित के साथ में ताकत से खड़ा रहेगा ये मैसेज के लिए क्या है हम राजनीतिक फायदे के लिए आंदोलन नहीं करते अभी जो एल्गार परिषद में क्या नाम नासिक जिला आपने उसको देखा होगा तो कह रहे हैं उनकी जो भूमिका है पहले तो मैं बताऊं कि एल्गार परिषद के आयोजन से हमारा कोई संबंध नहीं रहा एक चीज़ दूसरी चीज़ है कि जब कोई वक्ता कोई वक्तव्य करता है तो उसने अपनी भूमिका को लेकर सामने आना चाहिए अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए तीसरी बात है कि उस वक्तव्य के ऊपर कोई भी समाज होता है तो कोई भी समाज पूरी तरह से अच्छा भी नहीं होता बुरा भी नहीं होता है हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं तो किसी भी समाज के ऊपर टिप्पणी करने से पहले विचार होना चाहिए सरसकट कोणताही समाज बरा चांगला किंवा वाईट नसतो परंतु
या वक्तव्याच्या मागची भूमिका काय आहे याचाही अभ्यास व्हायला पाहिजे की कोणत्या तळमळीतून किंवा कोणत्या वेदनेतून काही वक्तव्य होतात याच्यावर चर्चा न करता एक शब्दावर चर्चा करणे हे भारतीय लोकशाहीला शोभणारं नाही आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, परंतु याचा अर्थ बोलणाऱ्यांनी अगर उन्होंने लोगों का कल्याण और विकास किया होता तो शायद हमको वंचित बहुजन आघाड़ी बनानी भी नहीं पड़ी. साहब ऐसा आरोप होता है कि आप मतलब जो पुरोगामी विचार की पक्ष है तो उनके वोट आपके से कटते हैं जहाँ तक, और उसका सीधा सीधा फायदा दूसरे को होता है. देखिए मुझे बताइए पुरोगामी तो के ऊपर से आप निकष लगाते हैं. पुरोगामी की व्याख्या क्या है ये एक बार हमको तपासनी पड़ेगी. पुरोगामी की व्याख्या क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके ऊपर आपको भी गौर करना पड़ेगा. पुरोगामी को कौन सा पुरोगामी को दिख रहा है आपको, कौन सी कांग्रेस पुरोगामी दिख रही है आपको, कौन सी राकपा आपको पुरोगामी दिख रही है. आपके ऊपर जो आरोप हो जाता है फिर डायरेक्टली कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आप. अभी मुझे बताओ ग्राम पंचायत के रिजल्ट आपने देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि ग्राम पंचायत के चुनाव के अंदर 4000 के करीब सीटें, 3790 के 80 के करीबन सीटें ग्रामीण भाग के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी को अगर इतना बड़ा सफलता मिली है तो हमारा क्या वजन है, आप इसका थोड़ा सा मूल्यमापन करके ही आप विचार कीजिए. सर औरंगाबाद शहर और का कांग्रेस को आप कितने सीट क्यों पूछ रहे हैं. महानगर पालिका में जितनी सीट है हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट या पूरी सीटों पे कम हो, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे ही लड़े. ऐसा अभी तक हमने किसी से अलायंस आघाड़ी का ऐसा कुछ विचार है, आघाड़ी वगैरह है किससे, अलायंस आघाड़ी कुछ करने जा रहे हैं. अलायंस आघाड़ी को लेकर जो प्रस्ताव कुछ आए हुए हैं उनका विचाराधीन है. छोटे बड़े संगठनाएं साथ आना चाह रही है, उनके प्रस्ताव पे विचार चल रहा है, लेकिन अब तक बहुजन क्रांति दल के साथ हमारी आघाड़ी नहीं हो रही है. बहुजन क्रांति दल के संस्थापक अध्यक्ष और इनके तमाम हजारों कार्यकर्ता वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए उस संगठन का विलीनीकरण हो रहा है, यहाँ पे मर्ज हो रही है. तो इस प्रकार से भी जो संगठन के इलेक्शन में संगठन के बजाय पार्टी को ज़्यादा महत्व रहता है पक्ष में. अभी हमको पक्ष लगता है है आपके साथ जो प्रस्तावित पार्टियां हैं समाज घंटों का उनके ऊपर का विश्वास टूट गया है, और जो पक्ष के पीछे लोग रहेंगे उनके साथ आघाड़ी करने में कुछ मजा होता है. लेकिन सभी पार्टियों को हमने देखा है कि लोगों के मूलभूत विकास के मूलभूत जरूरत भावनिक और अस्मिता के मुद्दों के ऊपर राजनीति चल रही है पिछले 30 सालों से, और लोगों को ये जो बदलाव लाना है या परिवर्तन लाना है, तो इस परिवर्तन के योग्य अगर कोई संगठन या पक्ष हमारे सामने आएगा तो हम निश्चित ही उसके ऊपर विचार करेंगे. छोटे बड़े संगठनाएं आपके सामने आना चाहती है, कौन से नाम? मैंने तो एक नाम बता दिया, बहुजन क्रांति दल से आना चाह रहे थे, हमने ले लिए. अब जो आए नहीं अभी से कैसे बोले ना, रिश्ता होने के पहले नहीं बोलना चाहिए, टूटने की संभावना है. रिश्ता होने के बाद हाँ, ये रिश्ता हो गया बोल दिया हमने. एमआईएम के साथ फिर से कुछ विचार रहेगा. देखिए मुझे एक बात लगती है कि अभी तक दर्जनों मर्तबा यह सवाल पूछा जा चुका है, और दर्जनों मर्तबा आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब ने बड़े ही अच्छे शब्दों में इसका जवाब भी दिया हुआ है. अब क्या होता है कि आप सवाल पूछते हो, हम जवाब देते हैं, आपका सवाल पब्लिक में नहीं जाता है, हमारा जवाब जाता है. लोगों को बोलते हैं, लोग समझते हैं कि एक ही पार्टी पे इतनी बार क्यों बोल रहे हैं, भाई एक बार बोल दिया ना. तो मुझे लगता है कि लोगों को भी अब अपेक्षित नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर बोल दिया गया है कि हमारा कोई विचार नहीं है. अभी हम एमआईएम के साथ तो युति नहीं कर रहे. वंचित घटकों में मुस्लिम भी वंचित घटक है, पसमानदा तबका है, मुस्लिम तबका है. हम मुस्लिम समाज के साथ युति कर रहे हैं और हम उसमें कामयाब भी हो रहे हैं बड़े तादाद में. तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि अभी मुद्दा है चल रहा है हाल ही में संभाजी नगर, हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा अली जनाब प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर साहब ने खुले शब्दों में कहा है, संभाजी नगर यह नाम की औरंगाबाद के लिए लेकर जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, संभाजी महाराज का, छत्रपति संभाजी महाराज का औरंगाबाद से कोई ताल्लुक नहीं है. उनकी जो समाधि है वो पूना में है. अगर संभाजी महाराज के नाम से कोई शहर को नाम देना है तो औरंगाबाद को दिया जाना चाहिए. यह मसला चुनाव का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, न होना चाहिए. ये यहाँ के आवाम को भी हम कह रहे हैं कि जो आपको औरंगाबाद के नज़दीक इतना बड़ा डैम रहते हुए आपके पास पीने के पानी का प्रश्न सवाल आज तक नहीं उठा है. 70 साल से आज़ादी मिली है लेकिन पानी के प्रश्न से आज़ादी नहीं मिली है, तो फिर उनको आप फिर से सत्ता में लाने के लिए भावनिक मुद्दों के ऊपर लोगों ने नहीं जाना चाहिए, और लोग जाना भी नहीं चाहते. नाही आश्वासन काही नाही आहे. ज्यांना जी योग्यता राहील त्या हिशोबाने त्यांचा सन्मान राखला जाईल. आघाड़ी साहब आने से पार्टी का कितना फायदा होगा?
कितना बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे सबसे बड़ी बात तो ये लगती है कि बहुजन नेताओं के अंदर की एकजुटता, ये सबसे बड़ा संदेश है कि अब प्रस्थापित और तथाकथित पुरोगामियों की मनमानी नहीं चलेगी। हम एकजुट हो रहे हैं, हम सभी घटकों के लोग एकजुट हो रहे हैं। हम जितने भी वंचित रहे हैं सत्ता से और अवसर से, वो घटक एकजुट हो रहे हैं। इसका ये प्रमाण है, एक बड़ी ताकत हमारे साथ में जुड़ी है। आपने कहा कि मुस्लिम समाज के सामने हमारी युति हो गई जी, औरंगाबाद के सारे मुस्लिम वार्डों में आप कैंडिडेट खड़ा करें? डेफिनेटली, खासतौर से औरंगाबाद में भी पूरे वंचित समाज एकजुट हो रहे हैं और वंचित समाजों का और वंचित बहुजन आघाड़ी का आने वाली महानगर पालिका ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और हम बहुत ही महत्वाकांक्षा के साथ में चुनाव का सामना कर रहे हैं। जब सब समुदाय के घटक इकट्ठे एकजुट आते हैं तो तब जिन लोगों को भी समाज की भावना है, समाज का हित करना है, शहर का विकास करना है, उन लोगों को भी लगता है कि हम ऐसी बड़ी ताकत के साथ में जुड़ कर रहे हैं जो इस शहर के रंग रूप के अंदर एक बेहतरीन बदलाव ला सकती है। इसी का ये नतीजा है कि पूर्व माजी विरोधी पक्ष नेता रहे 3 बार, जिनको और जिनके सौभाग्यवती को, उनके पत्नी को नगर सेविका होने का बहुमान औरंगाबाद की जनता ने दिया है और जो बहुजन क्रांति दल इस युवाओं का एक बड़ा संगठन माना जाता है, बहुजन युवाओं के इस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष माननीय मिलिंद दाभाडे जी ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल होते हुए आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर साहब के हाथों को, कंधों को मजबूत करने का निर्णय लिया हुआ है। इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, माननीय बाला साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई, संवाद हुआ और मिलिंद दाभाडे जी ने कहा है कि मुझे आपके साथ में रहते हुए औरंगाबाद के शहर में, महानगर को एक इसकी काया पालट करने के उद्देश्य में आपकी इस लड़ाई में मैं एक सैनिक के तौर पे साथ आना चाहता हूं और माननीय बाला साहब के आदेश पर आज आप तमाम लोगों के माध्यम से औरंगाबाद जनता के सामने, क्योंकि आप एक माध्यम हो औरंगाबाद की जनता का, आज माननीय मिलिंद दाभाडे जी का वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर प्रवेश होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में